नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। आधुनिक तकनीक के जरिए मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मिलेगी मदद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मना रहा है 150वां स्थापना दिवस। जारी है महाकुंभ का पहला अमृत स्नान। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों समेत 1,60,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आतिशी पर चुनावी कार्य के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का आरोप। दिल्ली में चुनाव में सभी दलों ने झोंकी ताकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, विश्व में बढ़ती साख और चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक सहायता प्रदान करने की भारत की है अनूठी क्षमता। और आज से दिल्ली में इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत। भारत की ओर से 36 खिलाड़ी पदक के लिए पेश करेंगे चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। पीएम ने कहा कि आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए
आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान एक डाक टिकट और स्मारक सिक्के के साथ ही डिजिटल कॉपी बुक का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें मौसम विज्ञान से जुड़ी कई नवोन्मेष प्रयासों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, जिसका कार्यक्रम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर तय किया गया था। पीएम मोदी आज जब मिशन मौसम के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। कल मैं सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया साहब 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि आईएमडी ने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर राष्ट्र के प्रति प्रगति और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न स्तरों पर विकास किया है। अवलोकन और पूर्वानुमान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रतिध्वनि और नवाचारों की एक कहानी है, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और समाज के कल्याण की ओर ले जाती है। आईएमडी की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूमिगत बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी टेक्नोलॉजी और प्रणालियों को विकसित करके भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। IMD has evolved through various phases, demonstrating progress and commitment to the nation by blending ancient wisdom with modern science and technology. Our commitment to observing and forecasting is a narrative of resilience and innovations, leading to protection of life and property and welfare of the society. The early warning system of IMD has undergone paradigm shift through scientific and technological advancements and sustainable financial investment by the government in recent decade. मिशन मौसम के साथ ही आज आईएमडी विजन 2047 भी जारी किया। आइए बताते हैं कि आईएमडी विजन 2047 में भारत किस तरह से मौसम को लेकर और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है। भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा इस विजन में, और इसमें भारत की मौसम और जलवायु सेवाओं को और मजबूत करने का ये रोड मैप होगा। इसी के साथ साथ जो इसके अन्य पहलू हैं इस विजन में, सार्वजनिक और निजी भागीदारी को किस तरह से बढ़ाया जाए जिससे कि मौसम और जलवायु विज्ञान में विशेषज्ञता और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर भी किस तरह से शिक्षाविदों को शामिल करके ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाया जा सके, यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ाना, इस दिशा में इस पर काम किया जाएगा।
इसी के साथ मानव संसाधन को मजबूत बनाने की तरफ भी काम होगा इस विजन 2047 के तहत, जिसमें कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों, उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। नवाचार यानी कि इनोवेशन और रिसर्च दोनों को बढ़ावा देने के लिए काम होगा और इसमें सबसे बड़ा इस्तेमाल एआई का किया जाएगा। तो यानी कि आने वाले समय में मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग के बेहतर काम करने के लिए एआई के इस्तेमाल को एक तरह से बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में भी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ इस विजन के तहत विजन 2047 में वैश्विक सहयोग पर भी काम किया जाएगा और अभी तक का जो सहयोग है उसको और बेहतर कैसे किया जाए और वो कौन से क्षेत्र रहेंगे। वैश्विक मौसम है, जलवायु ज्ञान और जलवायु परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ योगदान को भारत के बढ़ाया जाए और कई ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएं जिसमें इस भागीदारी को और बढ़ाएं और विश्व में इन तमाम क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उससे भारत किस तरह से लाभ ले सकता है, इस पर काम होगा। इसी के साथ साथ मौसम पूर्वानुमान को लेकर भी कई ऐसे एक तरह से बड़े इसमें पहलू रखे गए हैं जिस पे काम किया जाएगा। आईएमडी विजन 2047 में सटीक और स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और बीते कुछ समय में जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी किया कि किस तरह से हमने जो प्राकृतिक आपदाओं से जो होने वाला नुकसान है उसको कम से कम किया है पिछले कुछ समय में, उसमें मौसम पूर्वानुमान का एक बड़ा एक तरह से योगदान रहा है। वहीं मौसम प्रबंधन को लेकर भी तमाम उन मौसम संबंधी जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, एक रूपरेखा विकसित की जाएगी जिसमें आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन शमन यानी कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर भी काम किया जाएगा आईएमडी विजन 2047 में और इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में सस्टेनेबल प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और इस क्षेत्र में भी हम विश्व में जो तमाम एक तरह से उपाय किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन के लिए, उसमें कौन से वो सस्टेनेबल एक तरह से तमाम उपाय किए जा रहे हैं उनका भी सहयोग भी लेंगे, साथ ही साथ उनसे प्रेरणा भी लेंगे और उनको भारत में भी शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम एक तरह से एक बड़ा विजन आईएमडी का विजन 2047 है। जब भारत की आज़ादी को 100 साल होंगे तो मौसम के क्षेत्र में जो तमाम चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और इस समय तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला अमृत स्नान चल रहा है। अभी तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1,60,00,000 से अधिक हो चुकी है। अमृत स्नान प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के साथ ही भारत की आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। अखाड़ों का ये अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा।
शिविर से निकलने और वापस आने में इन सभी 13 अखाड़ों को 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। अखाड़ों के स्नान क्रम में सबसे पहले सन्यासी अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सुबह 6:15 बजे अमृत स्नान किया। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पे भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नगा साधु संत संगम पर पहुंचे। साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया और अमृत स्नान किया। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने सुबह 7:05 पर अमृत स्नान किया। इसके बाद सुबह 8 बजे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्री अखाड़ा के साधुओं ने अमृत स्नान किया। इसके पश्चात बैरागी अखाड़ा स्नान के लिए संगम के घाट पर उतरेगा। सुबह 10:40 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा सुबह 11:20 पर संगम में स्नान के लिए उतरा। वहीं 12:20 पर अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा अमृत स्नान करेगा। अखाड़ों के स्नान क्रम में उदासीन अखाड़ा तीसरे नंबर पे है। दोपहर 1:15 पर श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा अमृत स्नान के लिए उतरेगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 2:20 पर अमृत स्नान करेगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 3:40 पर अमृत स्नान करेगा। और कुंभ से आज के महापर्व के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र और विकास सिंह। अजय, सुबह से ही एक तरफ तमाम अखाड़ों का क्रम जारी है लगातार स्नान का, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का भी उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह का दृश्य है, क्योंकि ये दृश्य दर्शकों तक आप ही लेके आ रहे हैं। धन्यवाद ऋतु जी, इस प्रोग्राम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, अभूतपूर्व दृश्य है। कम से कम बहुत सारे लोगों के जीवन काल में ये आया नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के जीवन काल में ये नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से देवताओं के दिन की शुरुआत हो रही है। भगवान सूर्य नारायण इस वक्त उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं। एक अत्यंत उल्लास का माहौल है। और क्यों न हो, महाकुंभ की जब बात हो रही है और सभी श्रद्धालु इस वक्त करोड़ों की संख्या, आपने अभी संख्या बताई कि अभी दिन आधे उस पे पहुंचा है और 1-1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। मुझे लगता है कि ये 3-4 करोड़ का आंकड़ा आज पार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो कि असली कुंभ माना जाता है, संक्रांति मानी जाती है प्रयागराज के लिए। आज तो महाराजाओं के स्नान करने का दिन है, क्योंकि आज है अमृत स्नान और संतों के स्नान करने का दिन है। इसलिए हम जैसे गृहस्थों को केवल और केवल दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आज जो संतों को स्नान करने के बाद जो गंगा माँ, यमुना माँ और माँ सरस्वती की त्रिवेणी पवित्र होंगी और जो संतों की चरणामृत से जल बह करके जाएगा, तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं अरैल के पास बिल्कुल हूं, जो कि विष्णु प्रजापति क्षेत्र है, और उसी जल से मैं बिल्कुल शाम को स्नान करूं। जब सारे अमृत स्नान संतों के समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद मैं स्नान करूंगा। और यही किसी भी गृहस्थ को करना चाहिए, क्योंकि संतों को स्नान करने का पहला अधिकार होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन तपस्या का जीवन है ऋतु जी। और ये समझना होगा कि ये प्रयागराज की भूमि सामान्य भूमि नहीं है। यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया है। वहां से परंपरा शुरू हुई है, जहां से सृष्टि की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद में भक्त शिरोमणि भगवान के चरण यहाँ पर पड़े। भगवान श्री राम वनवास की यात्रा के दौरान यहाँ आए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सत्संग किया। वापस लौटते समय माँ सीता को, लक्ष्मण को और समस्त वानर सेना को लेकर के पुष्पक विमान से यहाँ उतरे, जहां पर लेटे हनुमान जी का आज मंदिर है। तो यहाँ पर भगवान के चरण पड़े, यहाँ पर भक्त शिरोमणि भरत के चरण पड़े, हनुमान जी के चरण पड़े। और उसके बाद तमाम श्रृंखला है साधु संतों की। आदि शंकराचार्य जी की दिग्विजय यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में प्रयागराज रहा। उसके बाद वैष्णव जो परंपरा में रामानंदाचार्य जी हैं, उनकी तो जन्मभूमि यही है।
तुलसीदास जी ने यहाँ पर तपस्या की है काशी में जाने से पहले, और उससे पहले आप वल्लभाचार्य जी की तपस्थली रही है, महावीर जी की, गौतम बुद्ध जी की, ऋषभ देव जी जो कि प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इतने लोगों की तपस्थली रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये संतों का पहला अधिकार होता है, जिसे आप अमृत स्नान कह रहे हैं, वो अत्यंत अत्यंत अद्भुत और सुखद संयोग लेकर के आया, और हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस अप्रतिम क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जी अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, 144 वर्षों के बाद एक तरह से ये दृश्य एक बार फिर देखा जा रहा है प्रयागराज में, जो एक तरह से सौभाग्य न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि विश्व को आध्यात्मिक ताकत भारत की, सनातन ताकत भारत की देखने का एक बड़ा मौका है। कोई इसे चूकना नहीं चाहता है। तो श्रद्धालु एक तरफ, साधु संत के लिए तो ये महासंगम है ही, साथ ही साथ विदेश विदेश से लोग इस पूरे दृश्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और पूरी व्यवस्था, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, लगातार अखाड़ों का स्नान चल रहा है, ऐसे में किस तरह से पूरी व्यवस्था चल रही है, क्या लोगों का अनुभव रहा अभी तक? देखिए, लोगों का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। जो यहाँ आ रहा है व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं। हमारे पीछे जो अखाड़ों का स्नान हो रहा है, ये अखाड़े आ रहे हैं, अद्भुत अलौकिक विहंगम दृश्य हैं ऋतु। ये इनको देखने के लिए सिर्फ कुंभ में ही ये दिखाई पड़ते हैं। ये वो साधु सन्यासी हैं जो जंगलों, हिमालयों, पर्वतों पे रहते हैं, और सिर्फ जब महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, उसके आयोजन में जब अमृत स्नान होता है, तब उस अमृत स्नान में ये लोग आते हैं। वो 3 महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। चूंकि आज पहला अमृत स्नान है, इसलिए यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं। आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी भी बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है। ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो इन अखाड़ों में साधु संतों के दर्शन करने आए हुए हैं, उनकी चरण रज माथे से लगाते हैं। और काफी ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है। हम दिखाएंगे यहाँ पर कि घुड़सवार जो है पुलिस बल है वो इनके साथ साथ चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। तो निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक पल है ये सभी लोगों के लिए, यहाँ आने वालों के लिए। कैसा लगा कि आप? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सब लोग मिलके, दुनिया के बहुत दूसरे लोग इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, विदेशी लोग भी आ रहे हैं, और इस चीज़ का भारत में एक संस्कृति, इसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। और जो चीज़ है ना देखने को कभी मिली थी, वो चीज़ देखने को मिल रही है कुंभ में। इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, युवा भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आप परिवार के साथ आए हैं। यस, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पिछली बार अर्ध कुंभ से यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और सभी बच्चे भी देखो मैं लाया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लग रही है। परिवार को भी लेके आए हैं, और ऋतु ये बड़ा महत्व होता है अपने आध्यात्मिक और सनातनी परंपरा को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, उनको भी बताना, जताना कि हमारी संस्कृति क्या है, हम किस तरीके से अपने आध्यात्म को जानते हैं, मानते हैं। और उसको जानने मानने के लिए महाकुंभ सबसे बड़ी जगह है यहाँ पर। और चूंकि अद्भुत संयोग है, 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ है, ये पूर्ण महाकुंभ है। तो इस बार इसके मद्देनजर 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ आने की संभावना थी, उसके नजर व्यवस्था की। जी विकास, हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से अखाड़े स्नान के लिए निकल रहे हैं। और इस समय भी जिस तरह से सबका समय निर्धारित है अखाड़ों का, 40 मिनट हर अखाड़े को दिया गया है। अजय, 13 अखाड़े हैं, ये पूरी प्रक्रिया शाम तक चलेगी। किस तरह से विदेशियों के लिए साधु संतों का और भारत में संत समाज की जो तपस्या रही है वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले लोग जो आम श्रद्धालु हैं या जो युवा हैं, उन्हें किस तरह से महाकुंभ के इतिहास, उसकी आध्यात्मिक ताकत, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि कई तरह की प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया है। जी, तमाम सारी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, कई आयोजन है, लेकिन आज का जो दिन होता है अमृत स्नान का दिन होता है। और ऐसे में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इन खासतौर से इन अखाड़ों को देखना जरूर पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जो हेलीकॉप्टर जो है ये पुष्प वर्षा कर रहा है, साधु सन्यासियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु आए हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो एक बेहतर वातावरण यहाँ बनाया गया है, सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई हैं। जब करोड़ों लोग यहाँ पर एक दिन एक समय पे आए हुए हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, तट पर आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से
चले जाते हैं चेहरे पे मुस्कान लिए, एक अच्छी यादें लेकर, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है। बिल्कुल विकास, साधु संतों श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है गुलाब की पंखुड़ियों का एक तरह से छिड़काव करके, और कल भी ये रहा, कई टन फूलों की पंखुड़ियों का छिड़काव किया गया था कल भी। जी अजय, अपनी बात को आप पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर मतलब अद्भुत अलौकिक नज़ारा है। तमाम सारे युवा लोग आए हुए हैं। हम एक बार फिर से कहेंगे, तस्वीरें दिखाएं अखाड़ों की अपने कैमरामैन से। ये देखिए, अस्त्र शस्त्र लिए ये जो साधु सन्यासी हैं, धर्म की रक्षा के लिए कहा जाता है, हमारी सनातन परंपरा के ये प्रतीक हैं। तो इनको जानना, इनको देखना अपने आप में गौरव का अनुभव होता है। और पूरी दुनिया आज ये दृश्य देख रही है। दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे वो बाहर बसे हुए भारतीय हो या कुछ तमाम सारे विदेशी नागरिक भी हो। वो आकर भारत की आध्यात्मिक परंपरा को देख रहे हैं। इसकी जड़ी कितनी गहरी है, कितनी प्राचीन है ये परंपरा, और ये आज भी वैसे ही बरकरार है। हाथों में शस्त्र लिए, धर्म ध्वजा लिए ये साधु सन्यासी संगम तट पर बढ़े चले जा रहे हैं स्नान करने के लिए, इस अमृत बेला पर, अमृत स्नान के अवसर पर। तो निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक होता है और हर व्यक्ति इसको आत्मसात कर रहा है, महसूस कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, ये महाकुंभ एक एकता का भी कितना बड़ा उदाहरण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिंग भेद नहीं होता है, मत भेद नहीं होता है। सब लोग एक साथ नहाते हैं, न जाति न पंथ, सब लोग मिलकर गंगा मैया के आंचल में गंगा मैया के स्नान करते हैं। यहाँ संगम तट पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम तट है ये, और अद्भुत जो है अलौकिक आज का दिन है, क्योंकि मकर संक्रांति है, पहला अमृत स्नान है। तो बिल्कुल हर लोगों के लिए ये दिव्यता भव्यता इन दृश्यों से साफ दिखाई दे रही है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अखाड़े जब अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्नान के लिए अपने निकलते हैं, अपने पूरे जुलूस के साथ, क्या एक तरह से क्या महत्व होता है, क्या संदेश होता है, क्या उसके पीछे आध्यात्मिक कारण है? देखिए ऋतु जी, ये हमारे भारत की ज्ञान परंपरा है और बहुत ही प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जिसको हम शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत, सौर्य मत और गाणपत्य मत, इन 5 प्रमुख पंच देवों के जो अनुयायी होते हैं उनके रूप में देखते हैं। ये जो ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है वो शैव परंपरा के जो अनुयायी हैं, सन्यासी जो अखाड़ों में रहते हैं, ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। सारे के सारे जो अखाड़े हैं वो सभी के सभी शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने ही सबसे पहले 4 मठान्याय जो पीठों की स्थापना की। श्री जगन्नाथ जी, श्री रामनाथ, रामेश्वरम जिसे कहते हैं, बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ और द्वारिकाधीश की शारदा पीठ की, उसी में उन्होंने 10 नामी सन्यासियों की जो परंपरा शुरू की है, उसी परंपरा में ये सारे अखाड़े बने हैं। और जिस तरह से मुझे तो थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है अपने सहयोगी विकास के साथ, क्योंकि वो अपने सामने उन संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि मैं अगर उन छवियों को भी, जो प्रसार भारती परिवार के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं, उन छवियों को भी अगर मानसिक रूप से कोई वहां पर उपस्थित होकर के उनको देखता है, तो उनको भी उतने ही पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये बहुत ही विचित्र संगम है और इसमें भोगी आते हैं, रोगी आते हैं, यति आते हैं, राजा भी आते हैं, भिखारी भी आते हैं, देव, यक्ष, किन्नर, हर कोई यहाँ पर त्रिवेणी माँ और भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन करने आता है। संत भगवान कहे जाते हैं और उन्हीं के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है समझना। और यहाँ पर 7 जो मुख्य स्थान है, वहां के दर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लोग कथा की ज्ञान गंगा में आह्वान करने आते हैं, भक्ति की यमुना में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो वैराग्य की सरस्वती में ही अपने जीवन को लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह का जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जो संगम है माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के जरिए, और अपनी यात्रा को न केवल बाहर की यात्रा बल्कि अंदर की यात्रा, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पूरे विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है जहां पर आपको ये चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो पाए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत सारे लोग आ नहीं पाते हैं, और जो लोग आ पाते हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा से आ पाते हैं। एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
बिना राम की कृपा के न कोई यहाँ आ सकता है, न कोई यहाँ से जा सकता है। जी और हाँ, गृह बिल्कुल कारज अजय, नाना बिल्कुल अजय, जंजाला और ये भी ते कहा अति जाता दुर्गम है कि शैल विशाला, महाकुंभ में अगर क्योंकि गृह परिवार कार्य का होते कोई हैं। एक सदस्य भी पहुंचता है तो वो पूरे अपने परिवार के लिए उस डुबकी को लगा सकता है और अपने पितरों के लिए भी वो उस डुबकी को लगा सकता है, और आस्था की उस डुबकी में तमाम अपनी एक तरह से आस्था को पूरे तरीके से उसमें शामिल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका भी, क्योंकि दिन भर आपसे ये चर्चाएं जारी रहेंगी जिस पर हम लगातार आंखों देखा हाल प्रयागराज से आपसे जानेंगे। विकास, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाकुंभ के सिक्योरिटी प्लान ने अब तक हुए सुरक्षा इंतजामों को काफी पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को हाईटेक सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स से लैस किया गया है। पहली बार सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। गंगा यमुना की लहरों के बीच ये अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे निगरानी करेंगे। नदी की 100 से 200 मीटर तक गहराई में इसके कैमरे हर गतिविधियों को कैद करेंगे और अलर्ट जारी करेंगे। और देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने धर्म नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के गंगासागर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं कोलकाता के बाबू घाट और साउथ परगना के घाट में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान, दान और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाते वो पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। असम के नागांव में माघ बिहू या भोगाली बिहू का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि के समक्ष प्रार्थना करके सुख समृद्धि की कामना की। हम लोग अपना जो पुराना रीति में रिवाज है ये सब बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि सब लोगों का जैसे नेचुरल फिनोमिनल अलग होता है, वैसे हम लोग का इधर भोगाली बिहू क्यों मनाया जाता है वो जानना पहले जरूरी है। जैसे पुराने चीजों को खत्म करके नया चीज का शुरुआत होता है कि हम लोग कोंगाली बिहू मनाते हैं या काती बिहू मनाते हैं। उधर हम लोग का जब घर में खाना नहीं होता है तो हम लोग कोंगाली बिहू मनाते हैं, और जब हमारे घर पे लक्ष्मी देवी का आगमन होता है, जब हम लोग का धान बन के आता है तब हम लोग भोगाली बिहू मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को माघ बिहू की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, माघ बिहू पर शुभकामनाएं। हम प्रकृति की प्रचुरता, फसल की खुशी और एकजुटता की भावना का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार खुशी और एकजुटता की भावना को और बढ़ाए। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके वैसी फैसिलिटीज़ की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम भी खुला। आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज से सबसे बड़ी गैदरिंग चालू होती है, शाही स्नान से चालू होती है। साथ ही साथ साथियों, रेलवे का दिल्ली प्रदेश की तरफ भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताने के लिए आया हूं दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है।
आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता था। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज़्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा, टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब करीब कंप्लीट होने को आया, और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होंगी। बिल्डिंग करीब करीब कंप्लीट तैयार होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे पहले एक तरह से मकर संक्रांति की बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महाकुंभ में किस तरह से रेलवे ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की एक सुगम आवाजाही के लिए कई ट्रेनों का भी संचालन किया गया है, नई ट्रेनों को शुरू किया गया है, इस तरह की जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के विकास और उनके पुनर्निर्माण यानी कि रीडेवलपमेंट पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि आज से 10 साल पहले, यानी उन्होंने जिक्र करा यूपीए के समय, किस तरह से दिल्ली की रेलवे के लिए जो बजट आवंटन होता था वो करीब 96 करोड़ होता था, और पिछले 10 सालों में लगातार बजट बढ़ा है दिल्ली के मद में दिल्ली रेलवे के लिए, और वो अब जाके 2500 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 ऐसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन दिल्ली के हैं जहां से आसपास के एक तरह से शहरों से, एनसीआर से तमाम लोग पहुंचते हैं नौकरियां करने के लिए। वो उन स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो विस्तार से अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में रेलवे स्टेशन और रेलवे के क्षेत्र में कई ऐसे बड़े काम लगातार सरकार कर रही है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायण की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति एवं उत्तरायण का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नया उत्साह, उल्लास और समृद्धि लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मकर संक्रांति उत्सव मनाया। इस मौके पर अमित शाह ने पतंग भी उड़ाई। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व, जहां एक तरफ कुछ हिस्सों में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक तरफ पकवान के तौर पर खिचड़ी बनती है, तो साथ ही दिन भर पतंग उड़ाकर भी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और गुजरात में भी एक बड़ी परंपरा है मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में है। मकर संक्रांति उत्सव पर केंद्रीय मंत्री ने भी पतंग उड़ाई। और आइए अब बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव से जुड़ी खबरों की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट को लेकर ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के साथ एआई तकनीक इस्तेमाल कर
वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो के साथ एआई तकनीक का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। एआई तकनीक के इस्तेमाल कर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे पोस्ट शेयर किए हैं जिनमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोटो के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने और एक एफआईआर दर्ज कराया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष के.एस. दुग्गल की शिकायत को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग ने गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर निजी काम के लिए सरकारी वाहन के उपयोग करने का गंभीर आरोप है। साथ ये भी आरोप है कि आतिशी ने पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार की सामग्री कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया। कालकाजी जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उधर भाजपा भी इसको लेकर सीएम से जवाब मांग रही है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आतिशी के खिलाफ सख्त एक्शन और उन्हें चुनाव से बाहर करने की मांग की। क्या आतिशी इसका कोई जवाब देंगी कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है? जो शिकायत श्री संकेत गुप्ता की ओर से की गई उसमें सच्चाई पाई गई और शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ की गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आतिशी को यदि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो उनको विड्रॉ करना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको राजनीति से भी हट जाना चाहिए। और इस सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले कल आतिशी रोड शो में देरी होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर सकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई और योजनाओं को लागू नहीं करने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपए आयुष्मान योजना के लिए आपको देना चाहती है, लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्रियों की नीयत ही नहीं है कि दिल्ली वालों के लिए ये योजना लागू हो। केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपया लिए बैठी है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ये पैसा केंद्र सरकार से ले, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करे, जिसके तहत जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते दिल्ली में, 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 जनवरी 2025 तक एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा था। भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने दिल्ली की आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और दिल्ली की जनता को इस योजना के फायदे से दूर रखा।
जन कल्याण की आयुष्मान भारत अभियान योजना को दिल्ली में अगर लागू करने की किसी की नीयत नहीं है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उन्हीं के मंत्रियों की है। एमओयू तैयार बैठा है, अगर आप साइन कर देंगे तो केंद्र सरकार से आपको 2406.77 करोड़ रुपया मिलेगा, यानी 2400 करोड़ रुपया मिलेगा दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि ये केवल द्वेष की राजनीति को ही तो परिलक्षित करता है ना, वरना इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी में आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश करा था कि 5 जनवरी तक आप एमओयू साइन करिए। वहीं भाजपा नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए फ्लैट में आप सरकार ने झुग्गी वाले लोगों को पुनर्वास नहीं किया। 53,000 फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोगों के लिए बनाए गए, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का था। भारत सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई और 50% योगदान उसमें दिल्ली सरकार का था। निरंतर केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखती रही कि अलग अलग स्थानों पर पीडब्ल्यूडी ने या दिल्ली की सरकार ने जो झुग्गियां तोड़ी है उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर बसाया जा सकता है। उन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो गई, फ्लैट्स खंडर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और एक भी झुग्गीवासी को जो 53,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए वहां ले जाकर उनका पुनर्वास नहीं किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं को बांटने का चुनाव आयोग की ओर से काम किया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग की ओर से वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मगर मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। उधर कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि वे अपने ऊपर उठ रहे प्रश्नों में से एक का भी जवाब दे सके। क्या कमेंट करना है एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी घेरे में लिया। इसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वे उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जबकि मेरी लड़ाई देश बचाने की है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी हैं जो अब से 11 महीने पहले, माफ करिएगा 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव में एक साथ खड़े थे एक रैली में, और आज दिल्ली के चुनाव में दोनों एक दूसरे पर
हमला कर रहे हैं। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कालकाजी विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। और दिल्ली चुनाव की तमाम सरगर्मियों और खबरों पर जुड़ गए हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, जहां मुद्दों पर एक तरह से लड़ाई है राजनीतिक पार्टियों में, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर और एक तरह से कंप्लेंट्स का भी दौर शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों का एआई की तकनीक के जरिए गलत इस्तेमाल को लेकर एक कंप्लेंट दायर की है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्या है पूरा मामला? तो जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं दिल्ली में और मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरा अपना फोकस प्रचार पर कर दिया है। और अगर बात करें प्रचार के माध्यम की, तो न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है बल्कि सोशल मीडिया टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बीते कई दिनों से अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वो पोस्ट और वीडियो फोटो के साथ डाल रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो फोटो जो वीडियो थी उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसके अलावा उनको एआई की टेक्निक से एडिट करके वो पोस्ट डाली जा रही थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया जो टीम है उन्होंने एक कंप्लेन दी और जिसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक शिकायत दर्ज की गई। और ये अगर हम देखें तो एक पिछले कई दिनों से कंटिन्यूटी में देखा जा रहा था कि वो पहली एक सुबह पोस्ट करते थे, उसके थोड़ी देर बाद फिर होम मिनिस्टर या पीएम की कोई पोस्ट डालते थे और ये लगातार सिलसिला जा रहा था। तो दिल्ली जो भाजपा की जो सोशल मीडिया टीम है उनका ध्यान गया और उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। तो पहली एफआईआर है। दूसरी एफआईआर बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के ऊपर। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जो है कालका जी से विधानसभा की प्रत्याशी हैं और वो अपने आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है एक गोविंद नगर क्षेत्र में खोल रही थी और उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि जो सरकारी वाहन है, जो पीडब्ल्यूडी के वाहन है, उससे वो चुनाव सामग्री को अपने दफ्तर तक लेके जा रही थी। और उसके बाद उनकी जो शिकायत है जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं दुग्गल साहब उन्होंने की और उसके बाद चुनाव आयोग की संस्तुति के बाद उनके ऊपर भी एक गोविंद नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तीसरी कंप्लेंट फिर मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर दी गई, जिसमें कल उन्होंने जो रोड शो किया था, आज उनका नामांकन था, कल भी उनको नामांकन करना था लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन करीब 4 घंटे का उन्होंने रोड शो किया और उसमें यह आरोप है कि उनके काफिले में कई गाड़ियां जो है सरकारी वाहन थे जिनको लेके कंप्लेन ऑलरेडी दे दी गई है। ये तीसरी कंप्लेन थी। और एक चौथी मैं कंप्लेन और बता देता हूं कि आतिशी मारलेना की जो कैबिनेट है उसमें एक मंत्री हैं मुकेश अहलावत, जो रोजगार और श्रम मंत्रालय देखते हैं सरकार में, और उनके ऊपर भी ये आरोप है कि वो एक कार्यक्रम में गए थे और चुनाव प्रचार के दौरान और मतदाताओं से अपील कर रहे थे अपने फेवर में वोट देने के लिए और किसी मतदाता ने उनसे ये पूछ लिया कि मेरी गली और मेरी सड़क क्यों नहीं बनी। इस पर जो उनके समर्थक है मंत्री जी के मुकेश अहलावत के, उन्होंने उस व्यक्ति को न सिर्फ मारपीट की है बल्कि उनकी मां वहीं खड़ी थी उनके साथ धक्का मुक्की दी है। तो इस तरह के वीडियो भी एक तरफ आ रहे हैं। ये तो एक तरफा जो मैं आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। और जो अभी एक बहुत अहम ऋतु आपने एक सवाल उठाया कि जो अरविंद केजरीवाल है, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका आपने जिक्र किया। उन्होंने इसमें कहा कि हम एक सत्ता परिवर्तन करने आए हैं और उन्होंने कई पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी को कहा कि सत्ता जो धन के बल पे वो सत्ता को लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी पे कहा कि वो पार्टी बचाना चाहते हैं, हम देश बचाना चाहते हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल इस पूरी राजनीतिक अगर जद्दोजहद में देखें तो अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों चुप है इस मामले पे कि पिछले 10 सालों में जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं और जो वाजिब सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं उनके ऊपर वो क्यों नहीं आके सामने अपनी बात रखते। देखिए कितना बड़ा मामला, जब कैग की रिपोर्ट पे हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और कैग की वो रिपोर्ट है जो सरकार की ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, यानी कि सरकार ने क्या खर्च किया, क्या आय व्यय रहा, उस पर अपनी कैग रिपोर्ट देती है और इसको विधानसभा में टेबल किया जाता है और उसकी एक रिपोर्ट जो है एलजी के पास जाती है। लेकिन एलजी के कई लेटर लिखने के बाद भी इस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया और छुपाया गया। और ऐसा आरोप है कि दिल्ली की कई जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम बात करें कि बस खरीद के मामले में या ग्रीन कॉरिडोर के मामले, बहुत सारी ऐसी योजना है जिस पर कैग ने कुछ गंभीर सवाल उठाए थे और इसकी रिपोर्ट डालने से वो बचते रहे। तो कुल मिलाकर कहें तो अरविंद केजरीवाल कोई पहली
पहली बार नहीं, और दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो क्या वजह है कि क्यों नहीं वो जनता के उन सवालों और मुद्दों का जवाब देना चाहते। ऋतु, वो गंभीर सवाल हैं जो उनको जनता को देना चाहिए, और उसको बचने के लिए देखिए लगातार वो चर्चा में है, और चाहे वो एफआईआर का मामला हो, चाहे विरोधी पार्टियां उनसे सवाल कर रही हैं, और ऐसे में राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं और कांग्रेस भी सवाल कर रही है, तो इसका जवाब उनको कहीं ना कहीं देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर दोहरे हमले हो रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में जो सहयोगी कांग्रेस थी वो भी एकदम खुलकर एक तरह से दिल्ली चुनाव में आर पार की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल के साथ उतर आई है, जहां राहुल गांधी हमलावर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। देखना दिलचस्प है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है क्या क्या और नए स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच एक दूसरे पर हमला करते समय सामने आएंगे। धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और 9वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुखों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के चेयरमैन एकीकृत रक्षा स्टाफ ने भी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद आगंतुक पुस्तिका में सभी ने अपने विचार साझा किए। स्पेन के 2 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि आज भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति को देखते हुए दुनिया के सभी देश सोचते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना कई देशों के हित में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा ध्रुवीकृत दुनिया में भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को दुनिया में ले जाने में सक्षम है। There are very few countries today who are in a position to talk to Russia and to Ukraine. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रशिया भी गए 2 बार, यूक्रेन भी गए कीव, who are in a position to talk to Israel and Iran. And PM Modi is able to do both. Who are in a position to be members of Quad and be members of BRICS. So this is something which is actually very, very unique. In a polarized world, if there is a country which is able to, जो हम अपने यहाँ कहते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, we are actually able to take it into the world as well. और मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।